नमस्कार, गुड मॉर्निंग। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे न्यूक्लियर टेरर को लेकर। आप समझिए क्या स्थिति है और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ईरान की खार्ग द्वीप पर अमेरिका का बड़ा हमला किया गया अमेरिका के द्वारा। और खार्ग द्वीप पर हमले के बाद वीडियो सामने आया है। तेज धमाके के बाद धुएं का गुबार उठता नजर आया। धमाके के बाद लोग भागते नजर आए हैं और इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इसका वीडियो भी जारी किया कि किस तरीके से लोग जो है वो भागते हुए नजर आए हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रहा है, ये बड़ी अपडेट फिलहाल जो सामने आ रही है, जहां खुफिया एजेंसी ने ये वीडियो भी जारी किया है। किस तरीके से हमले के बाद लोग भागते हुए नजर आए हैं। ये दो तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन दोनों तस्वीरों में आप हमले की स्थिति को देख सकते हैं। किस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया है, खार्ग द्वीप के ऊपर यूएस के द्वारा हमला किया गया है और इजराइल ने भी वीडियो जो है वो जारी किए हैं। किस तरीके से हमले के बाद लोग जो है वो भागते हुए नजर आए हैं। लोग जो है वो किस तरीके से भागते नजर आए हैं। ये बड़ी अपडेट जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। लोग जो है यहाँ पर भागते, अपनी जान बचाते नजर आए। तस्वीर आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से आप यहाँ पर ये स्थितियाँ जो है वो देखने को मिल रही हैं। किस तरीके से यहाँ पर अफरा तफरी जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। ये 6 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति जो है वो यहाँ पर बनी हुई नजर आ रही है। और मोस्तफा के ऊपर $1 करोड़ का इनाम है। यानी कि आप समझिए इस तरीके से करीब करीब $90 करोड़ के आसपास का भारतीय रुपये में से कन्वर्ट किया जाए तो ये इनाम रखा गया है। और मोस्तफा हमले में घायल, इसको लेकर जानकारी सामने आई और अमेरिका ने ये दावा किया कि होर्मुज स्ट्रेट जल्द ही शुरू होगा। यूएस विमान जो है फेल होने के बाद ईरान के द्वारा कही गई है। ईरान के लिए तुर्की में रैली निकली है और हिजबुल्ला ने कहा है कि सरेंडर नहीं करेंगे। सरेंडर नहीं करने के बाद यहाँ पर हिजबुल्ला के द्वारा कही गई है। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। यहाँ पर हिजबुल्ला के द्वारा सरेंडर नहीं करने की बात जो है वो कही गई है। हिजबुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि सरेंडर जो है वो नहीं करेंगे। तो ये क्लियर है, ये लड़ाई जो है वो आगे भी लंबी चलती हुई नजर आ सकती है। ये लड़ाई जो है वो और भी ज़्यादा विध्वंसक हो सकती है। आप यहाँ पर स्थितियों को समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब ये स्थितियाँ जो है वो और भी ज़्यादा विध्वंसक होती नजर आ सकती है कि अगर ये जंग कुछ और दिनों तक चलती है तो। क्योंकि यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी हुई नजर आ रही हैं, इन स्थितियों के बीच साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये लड़ाई फिलहाल कम होती नजर नहीं आ रही है। ये लड़ाई फिलहाल थमती हुई नजर नहीं आ रही है। ये जंग लगातार तेज होती नजर आ रही है। ये बड़ी अपडेट है जो फिलहाल निकल कर सामने आई है। ये जंग जो है वो लगातार जो है इस वक्त तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार यहाँ पर जंग जो है, हमले जो है वो तेज होते नजर आ रहे हैं, जहाँ अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में जो है ईरान के द्वारा भी हमले तेज किए जा रहे हैं। ईरान जो है वो लगातार यहाँ पर बड़े अटैक जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान के द्वारा भी इजराइल के ऊपर और यूएस के ऊपर बड़े अटैक किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकल कर सामने आ रही है, बड़ी अपडेट है जो फिलहाल सामने आ रही है। बड़े हमले लगातार जो है वो इस वक्त जारी है। ये बड़े हमले जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। तो 6 तस्वीरों के माध्यम से आप इस जंग की स्थिति को समझ सकते हैं कि किस तरीके से जंग की स्थिति जो है ये इस वक्त बनी हुई नजर आ रही है और किस तरीके से आप यहाँ पर ये स्थितियाँ जो है वो लगातार बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। तो ये आप समझिए स्थितियों में किस तरीके से यहाँ पर लगातार हमले जो है वो होते हुए नजर आ रहे हैं और ये हमले लगातार जो है वो तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हमले जो है
कम नहीं हो रहे हैं। दिन प्रतिदिन ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का 15वां दिन है। अमेरिका और इजराइल ईरान में भारी तबाही मचा रहे हैं। चुन चुनकर ईरान के सैन्य ठिकानों और परमाणु कार्यक्रम पर मिसाइल और बमबारी कर रहे हैं। ईरान भी इजराइल और अरब देशों के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामेनेई ने जंग के जारी रहने और अपने शहीदों के खून का बदला लेने का खुला ऐलान किया। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर खास तौर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के टॉप लेवल के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने का दावा किया है और नेतन्याहू ने कहा है कि पिछले 2 हफ्तों में इजराइल और अमेरिका में ईरान की कमर तोड़ दी है। आप समझिए, उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कुचलने का भी दावा किया और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भी कई बार कह चुके हैं कि उनका मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरीके से नष्ट करने का है। ईरान के लिए ये वैज्ञानिक अहम क्यों है वो भी आप समझिए, वो अपडेट भी हम आप तक समझा रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो स्थितियां ये बनी नजर आ रही हैं, टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को मार देने से ईरान के परमाणु कार्यक्रम की जो सोच है वो बदलेगी। तो आप समझिए किस तरीके से यहां पर ये स्थितियां जो है वो बनी हुई नजर आ रही हैं युद्ध के बीच, और लगातार ये हमले जो है वो तेज होते नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर जो ईरान के यहां पर परमाणु वैज्ञानिक हैं, उन परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया जा रहा है। और ईरान एक ऐसा देश है जो दशकों से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, और ऐसे में ईरान के वैज्ञानिक केवल शिक्षक या फिर शोधकर्ता नहीं बल्कि राष्ट्रीय रक्षा की पहली पंक्ति हैं। और स्वदेशी तकनीक प्रतिबंधों के कारण ईरान बाहर से तकनीक नहीं खरीद सकता। वैज्ञानिकों ने ही जो है सेंट्रीफ्यूज मिसाइल गाइडेंस सिस्टम जो है वो खुद अपने विकसित किए हैं। रणनीतिक बढ़त जो है वो भी यहां पर आप समझिए, वैज्ञानिकों के बदौलत ही दुनिया में ईरान ने जो है दावा किया कि 60% से अधिक यूरेनियम संवर्धन करने का दावा किया। परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम संवर्धन जरूरी होता है और 80 से 90% तक अगर यूरेनियम संवर्धन हो जाता है तो आप ये समझिए कि आप परमाणु क्षमताओं को हासिल कर लेते हैं। अब अमाद को लेकर बात करें, ईरान की परमाणु वॉरहेड बनाने की कोशिश है और मोहसेन फखरीजादेह जैसे वैज्ञानिक का रोल बेहद अहम था। गुप्त कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे मोहसेन, और आप समझिए कि उनका रोल जो है कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ईरान के लिहाज से था। और अगर ईरान अपने इस पूरे कार्यक्रम में सफल रहता तो यहां पर ईरान जो है आज एक परमाणु संपन्न देश बनकर उभरता। फ्रांसीसी अखबार ले मोंडे ने जुलाई 2025 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उस रिपोर्ट में जांच के हवाले से बताया था कि जून 2025 में 12 दिनों के संघर्ष के दौरान इजरायली हमले में ईरान के परमाणु बम बनाने में शामिल 16 शोधकर्ताओं की मौत हुई थी। इनमें से कई 2 दशकों से इजरायली खुफिया एजेंसियों की निगरानी में थे और साल 2010 में फरियादून अब्बासी तेहरान में एक धमाके में बाल बच गए थे, लेकिन उनके साथ ही परमाणु वैज्ञानिक माजिद शहरियारी मारे गए थे। ईरान ने तब इजराइल को धमाके के लिए जिम्मेदार ठहराया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तब से ही ईरानी वैज्ञानिकों की हत्या का सिलसिला शुरू हुआ। तो आप समझिए मोहसिन फखरीजादेह आखिर कौन थे, आप अपडेट समझिए। ईरान की खुफिया एजेंसी मोसाद पर साल 2020 में ईरान के सैनिक परमाणु कार्यक्रम के प्रमुख मोहसेन फखरजादे की हत्या का आरोप लगा था। तब ईरान ने इस हत्या के पीछे इजराइल का हाथ बताया था और मोहसेन फखरजादे की हत्या के बाद ईरान के तत्कालीन राष्ट्रपति जो है हसन रूहानी ने कहा था, आप समझिए न्यूक्लियर इंजीनियर को 2011 से 2013 में ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख जो है वो रहे। आप इन अपडेट्स को समझिए। पूर्व उपराष्ट्रपति स्तर के अधिकारी और संसद सदस्य जो है वो रहे हैं। 2010 में एक हत्या के प्रयास से वो बच गए थे। ये बॉम्ब अटैक जो है बताया गया था और इससे वो बच गए थे। और आप अपडेट्स को समझिए। और साथ ही साथ 2025 में तेहरान में हवाई हमले में मारे गए और फिजिक्स के वो विशेषज्ञ बताए जाते हैं, आप समझिए। और
थेरोटिकल फिजिक्स और तेहरान में इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी के प्रमुख रहे, केमिकल इंजीनियरिंग के विशेषज्ञ वो माने गए और इसी वजह से वो परमाणु कार्यक्रम को लगातार लीड जो है वो करते रहे हैं। रासायनिक इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता उनको मिली, न्यूक्लियर प्रोग्राम से वो जुड़े कार्यों में शामिल हुए, आप समझिए अपडेट ये, और मटेरियल्स इंजीनियरिंग के भी विशेषज्ञ जो है सईद बर्जी रहे हैं कि वो वैज्ञानिक जिनकी हत्या की गई है, और सईद बर्जी भी इसमें शामिल है जो कि न्यूक्लियर मटेरियल में शामिल रहे। अमीर हसन फकाही की भी हत्या की गई, फिजिक्स के ये कह सकते हैं कि महारथी थे ईरान के अपने, और अब्द अल हमीद मेनू शहर पर भी अटैक किया गया, और आप समझिए किस तरीके से वो न्यूक्लियर इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख रहे हैं। और इसके बाद मंसूर अंसारी फिजिक्स के वो विशेषज्ञ थे, एक बेहतरीन वो फिजिक्स के टीचर थे जिनकी हत्या की गई, और मंसूर अंसारी असगरी जो है वो मारे गए। अहमद रेजा जोल्फघारी दरयानी जो है वो भी मारे गए हैं। 2025 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या को लेकर जानकारी है ये। आप समझिए किस तरीके से बड़े लेवल पर यहाँ पर जो विशेषज्ञ थे उन्हें टारगेट किया गया, उनके ऊपर अटैक जो है वो किया गया। यहां पर अमेरिका इजराइल के निशाने पर क्यों ईरानी वैज्ञानिक है वो भी आप यहां पर अब समझिए। अब तक ईरान के कई टॉप वैज्ञानिकों की हत्या की जा चुकी है और ये वैज्ञानिक विशेष रूप से ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम से जुड़े हुए थे। ऐसा दावा अमेरिका और इजराइल जो है वो करता हुआ नजर आया। तो ये जानना भी अहम हो जाता है कि अमेरिका और इजराइल आखिर क्यों ईरान के वैज्ञानिकों के पीछे पड़ा है। दरअसल ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या एक लंबे समय से चल रही गुप्त और अब खुली जंग का हिस्सा है। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा की आड़ में परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है, जो उनके अस्तित्व के खिलाफ बड़ा खतरा है। आप समझिए कि ईरानी वैज्ञानिकों को क्यों मार रहा है अमेरिका और इजराइल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 3 प्रमुख कारण जो है वो निकलकर सामने आए। पहला कारण क्या है वो समझिए। यहां पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना, ईरान परमाणु हथियार बना लेने पर इजराइल को खतरा होगा, और ईरान के पास परमाणु हथियार मतलब इजराइल का विनाश। वैज्ञानिकों को मारकर ईरान के टैलेंट को खत्म करना, और तकनीक के बावजूद परमाणु बम बनाने वाले न रहे। आप पॉइंट 2 समझिए। एक्सपर्ट वैज्ञानिक का कोई विकल्प नहीं है। सालों तक तजुर्बा रखने वाले परमाणु वैज्ञानिक बड़ी पूंजी थे। एक मशीन या लैब दोबारा बनाई जा सकती है। टॉप परमाणु वैज्ञानिक तैयार करने में कई पीढ़ियां लगती हैं। वैज्ञानिकों की हत्या से परमाणु कार्यक्रम सालों पीछे चले जाते हैं, आप समझिए, और मनोवैज्ञानिक दबाव और अन्य वैज्ञानिकों और उनके परिवार में डर पैदा करने की कोशिश भी, और दूसरे वैज्ञानिक ऐसे संवेदनशील प्रोजेक्ट से जुड़ने से कतराएं। ये यहां पर कह सकते हैं कि एक तरीके से पूरी की पूरी इजराइल अमेरिका की रणनीति है, जिसके माध्यम से वो ईरान को परमाणु संपन्न देश होने से रोकना चाहते हैं। और अगर ईरान परमाणु संपन्न देश बन गया तो यहां पर एक बड़ी समस्या जो है वो इजराइल के लिए होती नजर आएगी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले, उसको लेकर भी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं किस तरीके से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया, और ठिकाने दुनिया के सबसे सुरक्षित और गुप्त स्थानों में से एक माने जाते हैं। इन्हें नष्ट करने के लिए इजराइल और अमेरिका ने पिछले 2 दशकों में कई बार साइबर हमले, हवाई हमले और कमांडो ऑपरेशंस चलाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि ईरान के परमाणु ठिकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। और आप इन अपडेट्स को समझिए। नतांज ईरान का सबसे बड़ा और मुख्य संवर्धन केंद्र ये, और ये पहला उसका ठिकाना नतांज, जहां पर पिछले साल हमला जो है वो भी देखने को मिला था। इसके बाद इसका बड़ा हिस्सा जमीन से करीब 50 फीट नीचे है, और कंक्रीट की मोटी दीवारों के पीछे परमाणु ठिकाना बना हुआ है। 2010 में अमेरिका इजराइल साइबर हमला यहां पर जो है वो किया गया। इसके बाद जुलाई 2020 में एक उन्नत जो है सेंट्रीफ्यूज असेंबली फैक्ट्री में अटैक हुआ। 2021 में नतांज में पावर ग्रिड पर साइबर हमले से पूरा प्लांट ठप हो गया। ईरान ने नए और तेज सेंट्रीफ्यूज शुरू किए थे, तभी ये हमला जो है वो हुआ था। आप समझिए
मौजूदा युद्ध में इजराइल ने बंकर बस्टर बम से निशाना यहां पर बनाया। हमले में इसके काफी हिस्से ध्वस्त होने की खबरें निकलकर सामने आई हैं। तो आप अपडेट समझिए। और अब फोर्डो को लेकर बात करें। पहाड़ों के अंदर गहराई में यह बसा हुआ एक किला है। फोर्डो ईरान का सबसे सुरक्षित ठिकाना जो है वो माना जाता है। और आप समझिए यहां पर पारंपरिक बमों के लिए नष्ट करना लगभग असंभव है। ये एक ऐसा अभेदी किला है। यहां पर ईरान 60% उच्च स्तर यूरेनियम संवर्धन करता रहा है। 2025 में अमेरिका इजराइल ने फोर्डो की एंट्री वेंटिलेशन को निशाना बनाया। अंदर काम कर रहे वैज्ञानिक उपकरणों को निष्क्रिय करना मकसद यहां पर था। और अराक को लेकर बात करें, हैवी वाटर प्लांट है ये, आप समझिए किस तरीके से। और इस प्लांट में जो है प्लूटोनियम बनाने की क्षमता जो है वो रहती है। परमाणु बम बनाने का दूसरा तरीका प्लूटोनियम है। इस संयंत्र को कई बार जो है तकनीकी खराबी की साजिश का सामना करना पड़ा और उपकरणों की सप्लाई चेन में छेड़छाड़ करके रोकने की कोशिश यहां पर की गई है। आप समझिए यहां पर ये अपडेट्स। और आप समझिए चौथा पॉइंट, पारचीन, ईरान का सैन्य परिसर पारचीन। और ईरान इसे एक सामान्य सैन्य ठिकाना बताता है, लेकिन ऐसा है नहीं। और दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि IAEA को शक है यहां पर सैन्य परिसर में परमाणु विस्फोट होता रहा है। परमाणु ठिकाने हैं, यहां पर परीक्षण है। अक्टूबर 2024 और 25 में यहां भी हमले किए गए। आप इन स्थितियों को समझिए। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इससे नष्ट करने का दावा जो है किया गया। और जिन इमारतों में प्लास्टिक एक्सप्लोजिव बन रहे थे उन्हें नष्ट करने का दावा किया गया है। तो आप समझिए किस तरीके से ये ईरान के वो परमाणु जो ठिकाने हैं उनको लेकर ये जानकारियां थी। और किस तरीके से ईरान के परमाणु ठिकाने हैं जहां पर ईरान लगातार कोशिश करता रहा है अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की। अब बात करते हैं हमलों का ईरान पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दावा किया जा रहा है कि आज की तारीख में ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे का एक बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि परमाणु बनाने की जानकारी यानी कि नॉलेज को बम से नहीं उड़ाया जा सकता। ईरान के बचे हुए वैज्ञानिक अब और भी अधिक गुप्त ठिकानों से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके इस हमलों से ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर असर होने की बातें कही जा रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर हमले के बाद जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें देरी देखने को मिलेगी। परमाणु कार्यक्रम में देरी को लेकर अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। हर हमले के बाद ईरान के परमाणु कार्यक्रम में देरी हो रही है। 6 महीने से 2 साल तक पीछे खिंच जाता है परमाणु कार्यक्रम। सुरक्षा पर सवाल जो है यह भी एक बड़ा मुद्दा है। ईरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में घुसकर अटैक जो है, वैज्ञानिकों की हत्या और सुरक्षित ठिकानों पर धमाके ईरान की खुफिया एजेंसी की बहुत बड़ी नाकामी मानी जाती है। प्रतिशोध की आग को लेकर बात करें तो इन हमलों से ईरान और अधिक कट्टर बन गया। ईरान ने इजराइल पर सीधे मिसाइल हमले किए और इजराइल में आबादी वाले इलाकों को भी हमला करने का दावा किया गया। और अब समझिए ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर आप जानकारी समझिए। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम जो है वो मध्य पूर्व में सबसे बड़ा और आधुनिक माना जाता है। अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि ईरान की मिसाइलें न केवल दूर तक मार कर सकती हैं बल्कि वे हाइपरसोनिक और सटीक भी हो गई हैं। ईरान मुख्य रूप से बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों पर निर्भर है, क्योंकि उसकी एयरफोर्स पुरानी है। यह हथियार सस्ते और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उसके पास मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा मिसाइल भंडार माना जाता है। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के लिए वो खुलकर इनका इस्तेमाल भी कर रहा है। ईरान के कुछ अहम बैलिस्टिक मिसाइलें कौन कौन सी हैं और कितनी घातक हैं वो भी आप लगातार नीचे देख रहे हैं। यहां पर शादाब 3 आप समझिए करीब 2000 किलोमीटर की रेंज और जद में पूरा का पूरा इजराइल है इसके। और इमाद मीडियम रेंज के मिसाइल है, हवा में कंट्रोल करना मुमकिन है। इसकी सटीकता इजराइल के अहम ठिकानों के लिए घातक है।
गदर मध्यम दूरी की मिसाइल शादाब 3 का एडवांस वर्जन और करीब 750 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम और 1600 किलोमीटर तक मार करने की इसकी क्षमता है। और खुर्रम शहर 4 खैबर के नाम से भी जाना जाता है। इसे 2000 किलोमीटर तक इसकी रेंज, 1500 किलो वॉरहेड की क्षमता, मोबाइल लॉन्चर से दागी जा सकती है, लंबी दूरी तक सटीक हमले के लिए डिजाइन है और जद में मिडिल ईस्ट का एक बड़ा हिस्सा भी है, आप समझिए। और इसके बाद बात करेंगे सेजिल को लेकर, जो कि मध्यम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल है। 2000 से लेकर 2500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। जद में इजराइल और खाड़ी देश हैं। 500 से 1000 किलो वॉरहेड की क्षमता है। मोबाइल लॉन्चर से दागने की खासियत, बहुत तेजी से लॉन्च करने में सक्षम। दुश्मन के लिए इसे पहले नष्ट करना मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से ये मिसाइल और भी ज्यादा मजबूत जो है वो मानी जाती है। आप समझिए किस तरीके से ये पूरी की पूरी मिसाइल काफी ज्यादा मजबूत और बेहतरीन है। दूसरी ओर ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर भी अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। किस तरीके से बताया जा रहा है कि ईरान अब तक 500 से अधिक बैलिस्टिक मिसाइलें दाग चुका है। उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलें भी मौजूद हैं, जिससे इजराइल के एयरपोर्ट और कमांड सेंटर्स पर निशाना बनाने की बात कही जा रही है। और आप समझिए कौन सी मिसाइलें। फतह 1 ये 13 से 15 मैक स्पीड करीब है इसकी, 1400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। आप समझिए फतह 1 को करीब 1400 किलोमीटर की इसकी पूरी की पूरी जो है रेंज है, मारक क्षमता है। मैन्योरेबल री एंट्री व्हीकल, यानी कि हवा में घूम सकती है ये, आप समझिए। और साथ ही साथ आयरन डोम, एरो, थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम को चकमा देने का दावा यहां पर किया जाता है फतह 1 को लेकर, कि ये इन सभी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। फतह 2 को लेकर बात करें, ईरान की सबसे उन्नत मिसाइल फतह 2 मानी जाती है। और आप समझिए कि ये फतह 2 कितनी खतरनाक है कि ये ध्वनि से 15 गुना अधिक रफ्तार से चलती है और हवा में रास्ता बदलने में भी ये सक्षम मानी जाती है। दुश्मन के लिए इसे रोकना लगभग असंभव है। दुश्मन उसे रोक नहीं सकता अगर ये अपने टारगेट पर वार करने के लिए निकल गई तो आप समझिए किस तरीके से ये एक मजबूत, एक बड़ी मिसाइल है, घातक मिसाइल है ये फतह 2, जिसे दुश्मन जो है रोक नहीं पाएगा। और ईरान अक्सर दावे करता है कि उसका खुर्रम शहर सीरीज भी हाइपरसोनिक मिसाइल है, लेकिन उसकी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन लिमिटेड है। लेकिन 2026 के युद्ध में इनका इस्तेमाल हुआ है, जिससे इजराइल के डिफेंस को चुनौती मिली है, क्योंकि ये हमले बहुत तेज, बहुत घातक होते हुए नजर आए हैं और ये हमले लगातार अभी भी जारी हैं। ईरान के क्रूज मिसाइल को लेकर बात करें तो यहां पर ईरान के पास मिसाइलों के खेप में क्रूज मिसाइलें भी शामिल हैं। 2 फरवरी 2019 को तेहरान में ईरानी क्रांति की 40वीं वर्षगांठ पर इसे लॉन्च किया गया था। ये क्रूज मिसाइल है होवे-जेह। आप समझिए किस तरीके से ये क्रूज मिसाइल जो है लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। 1350 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है और ईरान के पश्चिमी इलाकों से इजराइल तक ये आसानी से पहुंच सकती है। सबसोनिक स्पीड इसकी 0.8 to 0.9 के करीब है।